Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari. And first of all, very happy, prosperous and progressive new year to all of you in advance. But must remember, examinations are around the corner. So today we are going to study human resource planning and appraisal system in tourism. See, the tourism industry is a combination of different sectors and each sector has its own specialized requirement in terms of human resources. In fact, even within one sector, there are specialization and सब specializations. फॉर एग्जाम्पल अगर हम होटल को लें तो उसमें हमें रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए, शेफ भी चाहिए, हाउस कीपर्स भी चाहिए, पोर्टर भी चाहिए, सो ऑन. सो ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, ह्यूमन सर्व्स ह्यूमन. सो दैट्स व्हाई इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. ये इसलिए भी जरूरी है कि तो ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि स्किल्ड पीपल राइट नंबर में, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे अवेलेबल हो, जो कि जैसा कि नेचर, सीजनलिटी एंड बदलते हुए ट्रेंड एंड टूरिस्ट के नेचर के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके. किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के लिए मोस्ट हो जाता है. लाइक रिसेंट एग्जांपल देखिए, पुअर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंडिगो है, जहाँ पे आप जितना भी फोर्स चाहिए प्रॉपर हायर नहीं किया गया एम्प्लॉय को. एम्प्लॉय की शॉर्टेज थी, साथ ही उनके रेस्ट टाइम को, उनके कंप्लेंट्स को नहीं सुना गया. रिजल्ट में क्या हुआ, उसका डिसरप्शन हो गया, ऑपरेशन का डिसरप्शन हुआ, 20% प्राइस कैंसिल कर दी गई. दैट्स व्हाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में. चलिए डिटेल में देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज्म. लेट्स बिगिन. देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड अप्रेजल सिस्टम. देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट जो है वो हर एक सेक्टर के लिए एसेंशियल होता है. बट अगर टूरिज्म के केस में देखें तो इसका स्पेशल या स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है. क्यों? क्योंकि एक सर्विस इंडस्ट्री है एंड कस्टमर जो है वो सर्विसेज या प्रोडक्ट को सिर्फ बाय नहीं करते बल्कि सर्विसेज को कंज्यूम भी करते हैं एंड एक्सपीरियंस भी करते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट किससे होता है, जो पर्सन इन्वॉल्व है उनके परफॉर्मेंस पे. जो पर्सन उन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट प्रोडक्शन में लगे हुए हैं प्रोवाइड करवाने में, उनके परफॉर्मेंस में वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है. सो दैट्स व्हाई टूरिज्म में ये बहुत ही मोस्ट हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्लानिंग. इसीलिए नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बल्कि गवर्नमेंट भी है इस पे बहुत ही इम्फेसाइज कर रही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डेवलपमेंट एंड साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे. तो जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्मल स्टेप्स लिए हैं. ऑल्दो देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे वर्क 1960 से स्टार्ट हो गया था, बट वो उस दैट टाइम वो फूड एंड कल्चर डेवलपमेंट सेक्टर के भीतर ही आता था. बट प्रेजेंट टाइम 1982 जब फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी बनी तो इस सेक्टर को अलग करके ट्रेवल एंड टूरिज्म में इंक्लूड कर दिया गया. एंड 1982 में ही नेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी NCHMCT को स्टेब्लिश किया गया. ये जो है इसका मेन गोल क्या था, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के सेक्टर को ग्रो करना, उसको ग्रो करने के लिए स्टेब्लिश किया गया. ये हर तरह के एजुकेशन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या एजुकेशन ये प्रोवाइड करवाता है. नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट का, होटल मैनेजमेंट के स्टडी का को तो प्रोवाइड करवाता है, एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करता है. 70 इंस्टीट्यूशन है इसके ऑल ओवर इंडिया में. और सेकंड है 1983 में स्टेब्लिश हुआ IITTM मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट. ये जो है ये इसका मेन ये ग्रोथ के लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, किसमें, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म के सेक्टर में ग्रोथ के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए इसे स्टेब्लिश किया गया. इसमें आप ग्रेजुएशन कर BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा. गवर्नमेंट की ओर से आपको रिसर्च करने की भी फैसिलिटी दी जाती है इसमें. जैसे कि आप किसी लग्जरी ट्रेन की रिसर्च कर रहे हैं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है. साथ साथ इसका जो है कोलैबोरेशन होता है, जैसे कि मेक माई ट्रिप
थॉमस कुक, है ना, इस तरह के IRCTC जैसे कंपनीज के साथ इसका टाई अप होता है। और जो भी स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें ट्रेन भी किया जाता है एम्प्लॉयज को, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है एविएशन से रिलेटेड, एयरपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, टूरिस्ट गाइड का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये जो भी ट्रेन एंड स्किल्ड पीपल रेडी होते हैं, उनको तुरंत ही उसे प्लेसमेंट होता है इन डिफरेंट कंपनीज में। तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में। नेशनल एक्शन प्लान 1992 में इसमें क्या किया गया कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे थे, इसको स्ट्रेंथन किया गया। स्ट्रेंथनिंग के लिए उसे रीस्ट्रक्चरिंग किया गया सॉरी, इन सारे इंस्टीट्यूशंस का। अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। तो पहला आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम इस तरह समझ सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर में अपने पर्सनल नीड को फुलफिल कैसे करेगा, उसको प्रिपेयर करता है। वही उसी प्रोसेस को कहते हैं जो फ्यूचर के लिए पर्सनल जो नीड के लिए वो जो एनालाइज करता है और प्लान करता है, जिसमें कि वो क्या करता है, इम्पावर मैन पावर रिसोर्सेस को की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एग्जिस्टिंग मैन पावर रिसोर्स को वो एनालाइज करता है, साथ ही साथ फ्यूचर नीड को देखते हुए वो देखता है कि कितने पीपल किस स्किल्स के साथ किस लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन को नीड होगी फ्यूचर में। तो अगर अवेलेबल है तो ओके, नहीं है तो उन्हें इन हाउस ट्रेनिंग दिया जाता है, उन्हें एजुकेशन मेथड्स के थ्रू एजुकेट किया जाता है और उनके नॉलेज को इन्हांस एंड अपग्रेड किया जाता है, ताकि उनके स्किल्स डेवलप हो पाए और फ्यूचर में वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE ने इसमें कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें पहला है CBSP, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें भी जो भी टूरिज्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि होटल के स्टाफ, गाइड और रिमोट एरिया में जो टूर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनको फ्री में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ इन्हें सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है। इनका गोल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना और ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को प्रोफेशनलाइज करना, जिसके लिए वो क्रिएट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग डिफरेंट काइंड के ट्रेनिंग कंडक्ट किए जाते हैं। स्किल को ट्रेन करने के बाद स्किल्स की टेस्टिंग होती है, अकॉर्डिंगली उनकी कैपेबिलिटी, उनकी प्लेसमेंट की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी आती है स्किल इंडिया प्रोग्राम। स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है, ये भी स्किल जो इसका मेन एम क्या है, जो भी यूथ है, यूथ को एम्पावर करना। ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि जितने भी यंगस्टर हैं उनको डिफरेंट फील्ड में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अकॉर्डिंग जिस स्किल में उन्हें इंटरेस्ट है उन्हें ट्रेंड किया जाता है और उनकी प्लेसमेंट की जाती है। ये ऑनलाइन होता है ताकि उनका टेक्नोलॉजिकल एंड ऑनलाइन नॉलेज भी डेवलप हो। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म फैसिलिटेटर मीन्स होता है गाइड, यानी कि ट्रेंड एजुकेटेड प्रोफेशनल गाइड का एक पूल रेडी करना इसका मेन मोटो है। ये भी ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन इसको दिया ताकि वो एनेबल हो सके जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हैंडल करने में, और उनको ट्रेंड किया जाता है कि जिस भी डेस्टिनेशन के लिए वो गाइडिंग करेंगे, उनको वहां की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कस्टम, कल्चर, लोकल वैल्यूज, हर चीज उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि स्कार्सिटी है ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड प्रोफेशनल एजुकेटेड गाइड की। दैट्स वाई ये स्टार्ट किया गया है IITF, जिसमें कि और स्पेशली जो रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं उनको स्पेशली उनको ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि वो अच्छे तरह से डिफाइन कर पाए ईच एंड एवरीथिंग को उस डेस्टिनेशन के बारे में। और इंस्टीट्यूट और क्या है, इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप्स। इसमें क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, NGOs हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट काइंड के इंस्टीट्यूशन, यानी कॉलेजेस हुए, है ना, यूनिवर्सिटीज हुई, उनसे कोलैबोरेट करते हैं जाके एजुकेटेड ट्रेंड इंडस्ट्री ट्रेंड ग्रेजुएट को तैयार किया जा सके। वो गैप जो होता है ना एजुकेशन एंड जॉब के बीच में, उसको खत्म करने के लिए उनको रियल टाइम वो प्रैक्टिकल कर सके, डिफरेंट प्रोजेक्ट, जो भी फैक्ट्री है या कंपनी है
उससे रिलेटेड रियल टाइम वर्कशॉप और प्रोजेक्ट्स वो करते हैं ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है। डिजिटल स्किल का मेन मोटो क्या है कि जो भी इंडिविजुअल हो उन्हें एनेबल किया जाए, जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हैंडल करने में वो एनेबल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हो, डेटा एनालिसिस हो, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसको एनालाइज करना हो। आजकल तो जैसे जूम मीटिंग है, ये सारा कुछ जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग कर सके, अपने डेटा को और फाइल को मैनेज कर पाए, तो इन सब चीजों के लिए डिजिटल स्किल्स को गवर्नमेंट ये सारी इनिशिएटिव ली है इंपावरमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। किसी भी मैनेजर का ये वर्क होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लेबर मार्केट को एनालाइज करे, कितने लेबर अवेलेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उसको एनालाइज करे और उसे और किस तरह के लेबर की नीड है या रिक्वायरमेंट है, ये उसको देखना, ये उसका काम होता है। और टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए अगर सपोर्टिंग लेबर को आपको रेडी करना है तो आपको टाइम देना होता है रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में। तो इसके लिए जो भी मैनेजर है उसको ईच जॉब को बहुत ही केयरफुली डिजाइन करना होता है। जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पहले से फिक्स्ड होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन लेट डाउन होनी चाहिए, मतलब कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए। जॉब रिक्रूटमेंट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ उनकी वेजेस क्या होगी ईच जॉब के लिए, वेजेस, सैलरी, वर्क, ऑल ईच एंड एवरीथिंग डिसाइडेड होनी चाहिए। और इन फ्यूचर में उनकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट होगी या रेजेस होंगे उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ मैनेजर को लेबर लॉ एंड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता होना चाहिए। तो किसी भी सुटेबल कैंडिडेट के लोकेट करने के लिए या उसे सिलेक्शन के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं आप न्यूज़पेपर, प्रोफेशनल जर्नल में, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी खुद अप्रोच कर सकती है, लाइक जैसे कि आप अपना जॉब पोर्टल में या डिफरेंट, अगर रिज्यूमे आप डालते हैं, देखिए लिंक्डइन में आपको डिफरेंट जॉब ऑफर्स आते हैं, अगर आपने पोर्टल में जॉब पोर्टल्स में डाला हुआ है तो एजेंसीज खुद आपको नोटिफिकेशन एंड जॉब ऑफर्स भेजती है। और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पे जाके उसे अप्रोच करके आप कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, लाइक होटल्स, वो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाता है और जो भी रिकमेंडिंग स्टूडेंट है, जो भी एलिजिबल है और जो भी टैलेंटेड है उसको वो अपने होटल के लिए हायर कर लेती है। उसी तरह कोई स्पेशलिस्ट है उस फील्ड का, वो भी रिकमेंड कर सकता है सुटेबल कैंडिडेट को। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जब भी वैकेंसीज निकलती है तो बायोडाटा कैंडिडेट डालते हैं। पहले सबसे पहला मैनेजर का वर्क है कि बायोडाटा को एनालाइज करे, उसे ठीक से देखे कि वो उनके क्राइटेरिया एंड नीड को फुलफिल कर रहा है। उसको सेलेक्ट करने के बाद उन बायोडाटा को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने तरीके होते हैं, कोई रिटन टेस्ट लेता है, कोई ग्रुप डिस्कशन करता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज करवाता है या प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, इन किसी भी मीडियम से वो सिलेक्शन कर सकते हैं। और कैंडिडेट का मस्ट है कि वो मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, दबाव या किसी लिंक के थ्रू उनको हायर ना किया जाए। इससे उनके जॉब के परफॉर्मेंस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, साथ ही साथ जो भी कमिटी है, सिलेक्शन कमिटी के इमेज पे भी बुरा असर होता है। इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, जब भी कोई भी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो इंडक्शन जो है उनका फर्स्ट एक्सपोजर होता है सॉरी उनका प्रॉपर वेलकम किया जाना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके कॉलिग्स हैं उससे उनको इंट्रोडक्शन उनका होना चाहिए, उसके वर्क को उसे बताना चाहिए, कंपनी के रूल रेगुलेशन क्या है, उसका पोजीशन क्या होगा, तो ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। और साथ ही साथ एम्प्लॉय का ट्रेनिंग भी इंक्लूड होता है, क्योंकि हर एक कंपनी के अपने अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई ट्रेंड पर्सन है अकाउंट में, वो बहुत ही ट्रेंड है, बट किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसे ट्रेनिंग की नीड होगी, क्योंकि हर एक का कल्चर और वर्क करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। सो किसी भी सक्सेस, टूरिज्म में अगर सक्सेस आपको चाहिए तो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का अपग्रेडेशन जो है यही आपका की है। इसीलिए हर एक एम्प्लॉय को अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर टिकटिंग पर्सन को हमने हायर किया
और रिसेंट टूरिस्ट रूट उसे पता ही नहीं है, रिसेंट जो टैरिफ है या फेयर है, एयर फेयर जो चेंजेस है, रिसेंट एयर फेयर रूट्स उसको जानकारी नहीं है, तो आप उसके टिकटिंग काउंटर पे नहीं बिठा पाएंगे। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे इन हाउस ट्रेनिंग दे, उसे उसके स्किल्ड को डेवलप करे, उसको एजुकेट करे, ताकि इन फ्यूचर वो उसके लिए एक एसेट बन जाए और वो अच्छी उसको सर्विस दे पाए थ्रू द ट्रेनिंग। मोटिवेशन की अगर बात करें तो सर्विस जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें क्वालिटी सर्विसेज की क्वालिटी डिपेंड करती है एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन पे, वो अपने जॉब से कितने सेटिस्फाई है। तो इसके लिए मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोटिवेशन के लिए सिर्फ उसको रिवार्ड एंड इंसेंटिव ही ना दे, बल्कि उसे पॉजिटिव स्ट्रोक देना मोस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अगर कोई एम्प्लॉय ने कुछ वर्क किया, आप सीधे जाके बोलिए कि यू हैव डन दिस वर्क वेरी बैडली, यू डू नॉट नो हाउ टू वर्क, आपको काम करना नहीं आता, कैसे काम किया है आपने, तो ये एक नेगेटिव स्ट्रोक है और वो डिमोटिवेट हो सकता है। इसी को आप दूसरे ढंग से पॉजिटिव मैनर में भी कह सकते हैं कि आप अपने थोड़ा सा और कंसंट्रेशन आपने दिया होता तो इसे आप और बेटर कर सकते थे, अगर आप अपने पूरी कैपेबिलिटी को यूज करें तो आप अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव मैनर का स्ट्रोक है और वो मोटिवेट होगा वर्क करने के लिए, स्किल को सीखने के लिए। सो दैट्स वाई अच्छे बिहेवियर अगर आप उसके साथ रखते हैं तो आप, और अच्छा एम्प्लॉय अगर वो बन जाता है, गुड ट्रेनिंग उसे मिलती है, तो एक गुड एसेट हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अप्रेजल सिस्टम की बात करें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ड्यूटी है, टास्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड डिफिकल्ट भी होता है मैनेजर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसे चूज करना होता है, मैनेजर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये दो तरह से होता है, इनफॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसमें कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे कि रोज का रोज जो भी सबऑर्डिनेट है या जो भी एम्प्लॉय है उनको मैनेजर जो है वो फीडबैक देता है, उसके वर्क को गुड वर्क किया है तो उसको अप्रिसिएट करना कि रियली यू हैव डन वेरी गुड वर्क, अप्रिसिएट करना, उसको स्पॉन्टेनियस एक रिप्लाई कह सकते हैं एम्प्लॉय का फीडबैक उसके परफॉर्मेंस को लेकर। तो मैनेजर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इसमें अच्छा हो जाता है और जो कंटिन्यू चलने वाले इश्यूज और प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होते हैं और स्किल डेवलप होता है और वो काम करने के लिए मोटिवेट होता है। जैसे कि अगर उसको आपने 10 दिन का प्रोजेक्ट दिया, वो 11 डेज या 12 डेज में कंप्लीट किया, तो आप उसको बोलिए कि मैंने 10 डेज में, मैनेजर कहता है कि 10 डेज में आपने कंप्लीट करना था, आपने 11-12 डेज लगा दिया, तो चलिए मैं देखता हूँ आपके मेथड को, आपने जरूर रॉन्ग मेथड यूज किया तभी 2 डेज ज्यादा लग गया, तो उसी समय वो रेक्टिफाई करता है। तो इसे कहते हैं इनफॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही मस्ट होता है। और एक फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी में मंथली होता है, किसी में क्वार्टरली होता है, किसी में ईयरली बेसिस पे होता है। इसमें प्रोफॉर्मा होता है, किसी भी उसमें सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग जॉब के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, उसको या तो एम्प्लॉय सॉल्व करता है, और सर्टेन केसेस में होता है कि जो भी सुपीरियर ऑफिसर है वो एनालाइज करता है एम्प्लॉय के ऑथेंटिकेट उसके ग्रेड को, उसके परफॉर्मेंस को, पूरे ईयर का वो एनालाइज करके उसको फॉर्म को फिलअप करता है। और ये एक्सरसाइज हेल्प करता है मैनेजमेंट को ये आइडेंटिफाई करने में कौन सा एम्प्लॉय जो है उसका प्रमोशन का नीड है, किसको इंक्रीमेंट देना चाहिए, किसको बोनस देना चाहिए, किसको और ट्रेनिंग की नीड है, या कोई ऐसा है जिसे हटाना भी जरूरी हो। तो ये एनालिसिस के लिए बहुत ही मस्ट हो जाता है और ये एक मैसेज भी थ्रो करता है या पास करता है एम्प्लॉय को कि जो भी मैनेजमेंट है उसने उसके परफॉर्मेंस को किस तरह से रीड किया। सो दैट्स वाई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिसमें प्रमोशन, रिवार्ड, बोनस ये सारा कुछ डिसाइड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे। तो दैट्स वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में उसके सक्सेस के लिए बहुत ही मस्त हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड अगर जो मेन मोटो है टूरिस्ट को सेटिस्फाई करना, ये डिपेंड करता है जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर एंड उसके नॉलेज एंड स्किल पे।
So that's all for today. I hope आप लोग को समझ में आया होगा. Again, wish you all a very happy and prosperous New Year. See you in the next video in New Year. So till then, take care. Do subscribe, like, and share. Thank you so much.